वेलकम टू अवर चैनल बुनियाद फिजिक्स क्लासेस। इतने दिन मैंने सिर्फ 12th क्लास के वीडियोस डाले थे, एक 11th का भी था, लेकिन अब काफ़ी डिमांड के बाद आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10। देखिए, सबसे पहले जो बच्चे 9th से 10th में आए हैं उनका मोस्ट वेलकम। आगे आपके लिए बहुत सारी चीज़ें पढ़ने को मिलेगी। जैसे आपने 9th क्लास में भी देखा था कि साइंस में आपके 4 सेक्शन थे। सेक्शन कौन कौन से थे? एक थी फिजिक्स, दूसरी केमिस्ट्री, तीसरी बायोलॉजी और चौथा सेक्शन कौन सा आता था? जनरल साइंस का। ठीक है, तो ये बातें आप पहले से जानते हैं कि साइंस आपके 4 पार्ट्स में डिवाइड होकर पढ़ाई जाती है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जनरल साइंस। इसी प्रकार से जब आप 10th क्लास में आते हैं तो 10th क्लास में भी इसके 4 पोर्शन डिवाइडेड है, जिसमें से मैं आपको कौन सा पोर्शन करवाने वाली हूँ? फिजिक्स। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दें कि आप लोगों के कक्षा 10 में भौतिक विज्ञान 15 नंबर की है। कितने नंबर की है? 15 नंबर की। 15 नंबर कितने चैप्टर्स में डिवाइड है? वो 3 चैप्टर्स में डिवाइड है। एक तो 9वां पार्ट है प्रकाश, 10वां पार्ट है विद्युत धारा और 11वां पार्ट है कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। ठीक है, तीनों पार्ट इक्वली मार्क्स रखते हैं। तीनों पार्ट 5-5 नंबर के आपको पढ़ाए जाएंगे। जैसे बोर्ड एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस आते हैं वो प्रत्येक पार्ट से 5-5 नंबर के आएंगे। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद 9th चैप्टर। नाम क्या है? प्रकाश, यानी कि लाइट। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रकाश के बारे में पढ़ने से पहले सबसे पहले ये जान लिया जाए कि प्रकाश होता क्या है। तो हम लोगों ने आज तक क्या देखा है भाई? ये चीज़ें हम बचपन से देखते आए हैं कि सारी चीज़ें हम लोगों को क्या होती है? प्रकाश में तो दिखाई देती है, और जैसे ही अंधेरा होता है चीज़ें दिखाई देना बंद हो जाती है। तो सबसे पहली बात क्या हुई कि प्रकाश क्या है? वह कारक जिससे हम वस्तुओं को देख पाते हैं। तो ये तो सबसे सरल परिभाषा हो गई कि प्रकाश क्या है? वह कारक है जिसकी वजह से हम लोगों को वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है, इससे आगे अगर और देखा जाए तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि प्रकाश क्या है? एक फीलिंग है, मतलब वह संवेदना जिसके कारण नेत्र वस्तुओं को देखते हैं। कुछ भी कहा जा सकता है। ठीक है, बेसिकली क्या है कि प्रकाश वही कारक है जिसके कारण वस्तुओं को देखा जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे के बारे में अगर बात की जाए तो हम लोग क्या कहते हैं कि प्रकाश की कुछ प्रॉपर्टीज आपको ध्यान देनी है। जितने टाइम आप प्रकाश का चैप्टर पढ़ते हैं ये सारी प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। देखिए वो प्रॉपर्टीज क्या है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करता है। इसका मतलब क्या है कि प्रकाश हमेशा कैसे चलता हुआ दिखाई देगा? सीधी रेखा में चलता हुआ दिखाई देगा। तो ये चीजें हम लोगों को पूरे पाठ के दौरान ध्यान में रखनी है। सीधी रेखा में गमन करता है, या फिर हम लोग क्या कह सकते हैं कि प्रकाश का पथ सरल रेखीय होता है। प्रकाश का पथ सरल रेखीय होता है। तो हम लोग प्रकाश की बात कर रहे थे, इसमें दो बातें आ गई। एक तो क्या कि वह कारक जिससे हम वस्तुओं को देख पाते हैं, और दूसरा क्या है? प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करता है। इट मींस प्रकाश का पथ कैसा होता है? सरल रेखीय पथ होता है। ठीक है, आगे चलते हैं कि आप इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम बेसिकली पढ़ेंगे प्रकाश के साथ घटित होने वाली घटनाएं। प्रकाश की कौन कौन सी घटनाएं घटित होती है? देखिए, घटनाएं तो 5-6 प्रकार की होती है, लेकिन आप लोगों को यहाँ पर कम ही चीजें पढ़ाई जाएगी। यहाँ आपको मोस्टली
मतलब बड़े रूप में दो ही चीजें पढ़ाई जाएगी। वो दो घटनाएं कौन कौन सी है? एक तो है प्रकाश का परावर्तन और दूसरा है प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन बाद में है, पहले हम लोगों को क्या पढ़ना है? प्रकाश का परावर्तन। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रकाश का परावर्तन। देखिए प्रकाश के परावर्तन में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है? पहले तो प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, उसके बाद परावर्तन कितने टाइप्स का होता है, उसके बाद परावर्तन किन किन वस्तुओं से होता है या कौन कौन सी चीज़ों पर हम परावर्तन का प्रभाव देख पाते हैं, वो सारी बातें हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़नी है। ठीक है, सो अब हम स्टार्ट करते हैं प्रकाश का परावर्तन। टॉपिक क्या है? प्रकाश का परावर्तन। तो सबसे पहले परावर्तन होता क्या है? देखिए परिभाषा के तौर पर हम लिखते हैं, जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम में गमन करती हुई परावर्तक पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट आती है। तो ये घटना क्या कहलाएगी? प्रकाश का परावर्तन। थोड़ा सा ध्यान दें, जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम में गमन करती हुई परावर्तक पृष्ठ से टकराती है और टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस आ जाती है, इसको क्या कहते हैं? परावर्तन। कहने का मतलब क्या है कि किसी एक मीडियम में चलते हुए जा रही है, यहाँ कोई परावर्तक पृष्ठ आया, टकराई और टकराकर वापस जिस तरफ से आ रही थी उसी तरफ लौट जाती है, तो ये घटना क्या कहलाएगी? प्रकाश का परावर्तन। देखिए हम चित्र द्वारा इसको व्यक्त कैसे किया जाता है वो देख लीजिए एक बार। सबसे पहले एक लाइन बनाते हैं, उसके नीचे हल्की हल्की छोटी छोटी लाइन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है पॉलिश की हुई है। यहाँ आप लोगों की बुक्स में इसी प्रकार के डायग्राम है, तो मैं वही बता रही हूँ। एक लाइन खींची, उसके नीचे थोड़ी थोड़ी टेढ़ी लाइनें खींच दी, ये क्या कहलाता है? परावर्तक पृष्ठ। तो ये इसको डिनोट करने का तरीका है। ये कौन सा पृष्ठ है? परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, अब परावर्तक पृष्ठ के एक और तो होता है एक माध्यम और दूसरी ओर होता है दूसरा माध्यम। तो ये मैं लिख देती हूँ माध्यम फर्स्ट, और दूसरी साइड क्या आएगा? माध्यम सेकंड। लेकिन ध्यान दें कि जब हम परावर्तन पढ़ रहे हैं तो हमारा सारा काम एक ही माध्यम में हो जाएगा, इस दूसरे माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन जब प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे तो उस टाइम क्या होगा कि प्रकाश के अपवर्तन में दोनों माध्यम काम में लिए जाते हैं, पहला माध्यम भी और दूसरा माध्यम भी। तो अभी क्या पढ़ रहे हैं? परावर्तन। परावर्तन में कितना माध्यम होगा? सिर्फ एक। ठीक है, तो प्रकाश की किरण आएगी, परावर्तक पृष्ठ से टकराएगी और टकराकर इसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दें। मैं एक प्रकाश किरण लेकर आती हूँ। प्रकाश किरण को दर्शाने का तरीका क्या होगा? इस प्रकार से हम एक लाइन द्वारा उसको दर्शाएंगे। यहाँ पर थोड़ी सी टेढ़ी बना लेते हैं, ज्यादा अच्छा दिखेगा। ये प्रकाश किरण, ठीक है, यहाँ पर आकर टकराई और टकराते ही क्या होगा? जिस माध्यम से आई है उसी में वापस चली जाएगी। ये मैंने इसको वापस भेज दिया। ठीक है, अब देखिए ये किरण आकर गिरने वाली किरण है, तो आकर गिरने वाली किरण का नाम क्या होगा? आपतित किरण। तो इस किरण का नाम क्या है? आपतित किरण। यहाँ पर टकराई और टकराकर वापस लौट गई, तो इस किरण का नाम क्या है? परावर्तित किरण। ये परावर्तक पृष्ठ था। परावर्तक पृष्ठ क्या होगा? वह पृष्ठ जिससे परावर्तन की घटना घटित होती है। एक ऐसा पृष्ठ जिस पर अगर कोई प्रकाश आकर गिरता है तो वो पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है, तो
उस पृष्ठ का नाम क्या कहलाएगा? परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, उस पर आकर गिरने वाली किरण का नाम क्या होगा? आपतित किरण। टकराकर वापस जाने वाली किरण का नाम क्या होगा? परावर्तित किरण। ठीक है, और जिस बिंदु पर परावर्तन की घटना घटित हो रही है उस बिंदु का नाम होगा परावर्तन बिंदु। परावर्तन बिंदु कह सकते हैं, परावर्तक बिंदु कह सकते हैं, जैसा भी आपको सूटेबल है। फिर यहाँ देखिए, इस परावर्तन बिंदु पर एक लंब डालते हैं। इस परावर्तन बिंदु पर ये जो लंब डाला गया इसका नाम होता है अभिलंब। परावर्तक बिंदु पर खींचा गया लंब क्या कहलाएगा? अभिलंब। ठीक है, उसके बाद देखिए, यहाँ आपतित किरण और अभिलंब के बीच में भी एक कोण बन रहा है और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में भी एक कोण बन रहा है। तो अपने यहाँ दो कोण बन रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दें कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण को लिखते हैं I, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को लिखते हैं R। ठीक है, तो इस चित्र को एक बार ध्यान से देख लें, क्या क्या बातें समझाई गई है। एक परावर्तक पृष्ठ लिया गया, एक किरण उस पर आकर गिरती है जिसका नाम क्या है? आपतित किरण। टकराकर वापस जाती है, उस किरण का नाम क्या है? परावर्तित किरण। उस पर एक 90 डिग्री का कोण बनाया, उसका नाम क्या रखा गया? अभिलंब। जिस बिंदु पर परावर्तन की घटना घटित होती है उस बिंदु का नाम क्या लिखा गया? परावर्तन बिंदु। उसके बाद देखिए कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बना उसको I से डिनोट करते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और दूसरा है अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण, जिसको किससे लिखते हैं? R से। इसका मतलब है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन परावर्तन को इंग्लिश में रिफ्लेक्शन कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए ये चित्र का काम हो गया है, एक बार मैं इसको हटा रही हूँ। अब अपने पास दो बातें निकल के आई, वो दो बातें कौन कौन सी? देखिए, एक तो आया आपतन कोण I, ये जो यहाँ पे दिख रहा है। अब इसकी परिभाषा इस चित्र से आराम से दी जा सकती है। आपतन कोण I कौन सा है? आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाला कोण। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाला कोण। ठीक है, दूसरा है परावर्तन कोण। परावर्तन कोण को किससे लिखते हैं? R से, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये क्या होगा? परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच का कोण। इसको रिपीट कीजिए, आपतन कोण कौन सा है? परावर्तन कोण कौन सा है? आप लोगों ने देख लिया होगा कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण क्या कहलाता है? आपतन कोण। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण क्या कहलाता है? परावर्तन कोण। ठीक है, इसी के साथ हम लोगों ने अभी क्या क्या चीजें पढ़ी? परावर्तक पृष्ठ, परावर्तन बिंदु, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, आपतन कोण, परावर्तन कोण। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं परावर्तन के टाइप्स की, कि परावर्तन कितने प्रकार का होता है। देखिए, परावर्तन मोस्टली 2 टाइप्स का होता है। परावर्तन कितने टाइप्स का है? 2 टाइप्स। कौन कौन सा? एक तो है नियमित परावर्तन, और दूसरा है विसरित परावर्तन। एक नियमित परावर्तन, दूसरा विसरित परावर्तन। अब एक बात का ध्यान दें कि ये मैंने जो चित्र बनाया है ना, ये आपतित किरण और परावर्तित किरण, तो ये जो शेप है ना, ये वाली देखिए, रेड पेन से लिखते हैं,
ये वाली जो शेप है, ये शेप प्रॉपर वी की होनी चाहिए, नहीं तो आपका चित्र गलत माना जाता है। जैसे मान लीजिए आपने ऐसा बना दिया, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने ऐसा चित्र बना दिया, तो ये रॉन्ग है। ठीक है, आप लोगों ने मान लो ऐसा चित्र बना दिया, तो ये भी रॉन्ग है। तो क्या होना चाहिए, प्रॉपर वी शेप होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए ये जो प्रॉपर वी शेप वाली कहानी है ना, ये इन दोनों में काम में आती है। नियमित परावर्तन तो क्या कहता है कि प्रॉपर वी शेप होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद एक विशिष्ट दिशा में लौटनी चाहिए। विशिष्ट दिशा का मतलब क्या है वो देखिए। विशिष्ट दिशा का मतलब ये है कि अगर आपने आई का मान 30 डिग्री रखा, तो आपको पता है कि आर का मान कितना होगा, 30 डिग्री। तो आप इसके डायरेक्शन पहले से बता सकते हैं, तो ये क्या कहलाएगी, विशिष्ट दिशा। तो जब किसी विशिष्ट दिशा में लौटती है तब तो कौन सा परावर्तन होगा, नियमित परावर्तन। और जब किसी विशिष्ट दिशा में नहीं लौटती है, अर्थात किसी भी दिशा में लौट जाती है, तो उसको क्या कहेंगे, विसरित परावर्तन। देखिए मैं फिर से बताती हूँ। नियमित परावर्तन में क्या होगा, परावर्तन के पश्चात परावर्तित किरण किसी निश्चित दिशा में लौटती है। देखिए नियमित की बात कर रहे हैं, परावर्तित किरण किसी विशिष्ट परावर्तित किरण किसी विशिष्ट दिशा में लौटती है। एक और खास बात, ये चिकने समतल पृष्ठ पर होता है। ठीक है, चिकने समतल पृष्ठ। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे कि जब प्रकाश किरण किसी चिकने समतल परावर्तक पृष्ठ से टकराती है, तो टकराने के बाद जब वह किसी, यहाँ देखिए ये चीज काम की है, जब वह किसी विशिष्ट दिशा में लौट जाती है, तो कौन सा परावर्तन कहलाएगा, नियमित परावर्तन। देखिए मैं चित्र बनाती हूँ। ये परावर्तक पृष्ठ, ये किरण आई ऐसे लौटती, ये किरण आई ऐसे लौटती, ये किरण आई ऐसे लौटती। तो यहाँ देखिए ये आकर गिरी, परावर्तित हो गई, आकर गिरी, परावर्तित हो गई, फिर आकर गिरी, फिर परावर्तित हो गई। तो यहाँ देखिए आपको हर जगह एक प्रॉपर वी का शेप नजर आएगा, तो वो क्या है, नियमित परावर्तन है। ठीक है, फिर बात करते हैं दूसरा क्या है, विसरित परावर्तन। तो विसरित परावर्तन में खास बात क्या है कि परावर्तित किरण सभी दिशाओं में लौटती है, या फिर कोई विशिष्ट दिशा नहीं होती है। परावर्तित किरण सभी दिशाओं में लौटती है, या फिर हम क्या कह सकते हैं कि परावर्तन के बाद किसी विशिष्ट दिशा में जाए, यह आवश्यक नहीं है। एक बात और कि यहाँ तल कैसा होता है, खुरदरा। किसी खुरदरे पृष्ठ से टकराकर जब सभी दिशाओं में फैल जाती है, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, विसरित परावर्तन। चित्र देखिए, ये मैं आपतित किरणें बना देती हूँ। और परावर्तित किरणें किधर भी हो सकती है, इधर भी हो गई, इधर भी हो गई, इस तरफ भी हो गई, उस तरफ भी हो गई, सभी दिशाओं में लौट जाती है, तब हम क्या कहते हैं, विसरित परावर्तन। विसरित परावर्तन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम लोग आमतौर पे क्या ले सकते हैं कि जब किसी कमरे का दरवाजा खुला होता है और उससे सूर्य का प्रकाश एंटर करता है, तो सूर्य का प्रकाश गिरता तो किसी एक दीवार पे है, लेकिन रोशनी क्या होती है, पूरे कमरे में फैल जाती है। तो वो किसका उदाहरण हो सकता है, विसरित परावर्तन का। और देखिए खुरदरी सतह, तो कमरे की दीवारें क्या होती है, खुरदरी सतह ही मानी जाती है। ठीक है, तो ये क्या थे, परावर्तन के दो प्रकार, नियमित परावर्तन, विसरित परावर्तन। उसके बाद आप लोगों को कौन सा परावर्तन पढ़ाया जाएगा वो देखिए। आप लोगों को पढ़ाया जाएगा नियमित परावर्तन। देखिए नियमित परावर्तन अगर पढ़ना है तो हम लोगों को कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा,
परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम। ध्यान दें, परावर्तन के दो नियम होते हैं, परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या है? आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। और दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण तथा परावर्तन कोण, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण के मान समान होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण के मान समान होते हैं। तो आपतन कोण को किससे लिखते हैं? कोण आई। और परावर्तन कोण को किससे लिखते हैं? कोण आर। तो नियम क्या कहता है? कोण आई बराबर कोण आर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसको चित्र से अगर समझाया जाए तो मैं वही चित्र एक बार वापस बना रही हूँ। देखिए, थोड़ा शॉर्ट बना देती हूँ इस बार। ये देखिए, हम लोगों ने क्या कहा? कोण आई बराबर कोण आर। तो ये दोनों तो बराबर दिख रहे हैं। उसके बाद हम लोगों ने क्या लिखा? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तो ये देखिए, आपतित किरण, ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब। ठीक है, अब इन तीनों को देखिए। अगर हम आप लोग जैसे 9th में ग्राफ बनाते हुए आए हैं, तो आप लोग ग्राफ बनाने के लिए हमेशा क्या लेते थे? एक एक्स अक्ष लेते थे, एक वाई अक्ष लेते थे। अगर मैं इनको इस तरफ से मिला दूं तो हमारे पास एक तल का निर्माण हो जाता है। तो इसको अगर मैं देखूं तो यहाँ अगर हम मूल बिंदु माने तो ये तो वाई अक्ष है और ये एक्स अक्ष है। तो ये तल कौन सा होगा? एक्स वाई तल। आपतित किरण भी एक्स वाई तल में है, परावर्तित किरण भी एक्स वाई तल में है और अभिलंब भी एक्स वाई तल में ही स्थित है। इसलिए हम लोग क्या कह सकते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं तथा कोण आई बराबर कोण आर होता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं कि परावर्तन के दो नियमों द्वारा जाना जाता है। ठीक है, तो पहले हमने प्रकाश की परिभाषा पढ़ी, उसके बाद प्रकाश की दो घटनाएं, परावर्तन और अपवर्तन। आज हमने कौन सी स्टार्ट करी? परावर्तन। फिर परावर्तन कितने प्रकार का था? नियमित परावर्तन, विसरित परावर्तन। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के कितने नियम हैं? दो। दोनों मैंने आपको बता दिए। आगे देखिए कि जब प्रकाश का परावर्तन पढ़ते हैं तो परावर्तन हमेशा किसके द्वारा होता है? परावर्तक पृष्ठ के द्वारा। तो यहाँ नियमित परावर्तन जब पढ़ा जाता है तो नियमित परावर्तन के लिए हम लोगों ने कंडीशन क्या बताई थी कि चिकना समतल पृष्ठ होना चाहिए। तो चिकने समतल पृष्ठ के रूप में हम लोग काम में लेंगे गोलीय दर्पण। तो परावर्तन किससे होगा? बेसिकली दर्पण से होगा। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं, ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो दर्पण क्या है? तो दर्पण क्या है? एक परावर्तक पृष्ठ। कैसा परावर्तक पृष्ठ है? चिकना, चिकना समतल। देखिए, समतल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन चिकना जरूर होगा। ठीक है, तो
ये हो गया दर्पण। दर्पण क्या है? एक परावर्तक पृष्ठ। तो आप लोगों को पूरे चैप्टर में परावर्तक पृष्ठ के रूप में क्या काम में लेना है? दर्पण। ठीक है, आगे देखिए। दर्पण कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन से? एक समतल दर्पण और एक गोलीय दर्पण। समतल दर्पण की सिर्फ डेफिनेशन देखनी है, गोलीय दर्पण आपको डिटेल में देखना है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं समतल दर्पण की। समतल दर्पण क्या होता है? वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है। तो अभी मैंने जो 2 चित्र बनाए थे वह किससे बने हुए थे? समतल दर्पण से। तो वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, इसके लिए आवर्धन क्षमता m का मान होता है +1। ये चीज आपको आगे समझ में आएगी, अभी के लिए सिर्फ नोट कर ले कि समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता m कितनी होती है? +1। फिर गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण क्या होगा? वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है। वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है? गोलीय होता है। क्या कहलाएगा? गोलीय दर्पण। दर्पण कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। यहाँ देखिए समतल दर्पण कौन सा है? जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है? समतल होता है। आवर्धन क्षमता कितनी होती है? +1। ये चीज मैं आपको आगे क्लियर करवा दूंगी। उसके अलावा समतल दर्पण की एक और खास बात है कि इसके द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। अब ये पर्दे पर प्राप्त करना क्या होता है ये भी आगे समझ में आएगा। इसके बाद है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण कौन से हैं? वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है। ठीक है, तो आज फिर ज्यादा हो जाएगा, अभी नए नए आए हो, नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? परावर्तन क्या होता है, परावर्तन कितने प्रकार का होता है, परावर्तन के नियम कितने हैं, और परावर्तन होता किससे है? दर्पण से। दर्पण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण। तब तक के लिए इस वीडियो को अच्छे से देखें। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट।